Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not one who doesn't feel afraid, but the one who conquers that fear. एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि एक बहादुर इंसान वो होता है जो अपने डर पर जीत पा लेता है। केदारकंठा सीरीज़ के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको केदारकंठा बेस कैंप से समिट तक लेकर जाऊंगा। मगर आप सोच रहे होंगे कि यार वीडियो कहाँ है, सब कुछ तो ब्लैक ही दिख रहा है। हमने केदारकंठा समिट के लिए रात में 3:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किया। अब वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम था कि मेरे कैमरे और गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और मैं समिट तक की कोई खास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि यार वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गूगल से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपना दिल नहीं माना। अपनी भी ज़िद थी कि चाहे जो कुछ भी हो, वीडियोज़ को कोई लाइक करे या ना करे, बट किसी के भी काम को कॉपी नहीं करना। जो करेंगे अपना ओरिजिनल करेंगे, जैसा होगा अच्छा होगा। अब मेरा एक एक शब्द दिल से निकलेगा और उम्मीद है कि बिना किसी वीडियो के भी आप उन खूबसूरत लम्हों को महसूस कर पाएंगे, उनको जी पाएंगे जो मैंने इस ट्रैक में खुलकर जिए। पहाड़ चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, इसका मुझे अब एहसास होने लगा था। थकान, भूख, प्यास और एक्यूट माउंटेन सिकनेस की वजह से मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही थी और हल्का हल्का सिर दर्द भी। फिर एक टी शॉप में पहुंचे और अब मुझे फाइनली डिसाइड करना था कि ऊपर जाऊं या थक हार के नीचे उतर जाऊं। शरीर तो कब का साथ छोड़ चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। रात में ट्रैकिंग करने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अंधेरा होने की वजह से हमें खतरनाक रास्तों का आभास नहीं होता है। हेड टॉर्च की रोशनी में हमें केवल सामने का रास्ता दिखता है, अगल बगल की खाई नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है और वो है भीषण ठंड। तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं नौजिया हो रहा है, उल्टी जैसी सेंसेशन हो रही थी। नीचे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 किलोमीटर नीचे एक टी पॉइंट था, वहाँ पर थोड़ी रेस्ट किया। अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पता नहीं कि हम, ऐसा तो लगा कि कई बार हम चढ़ ही क्यों रहे हैं, लेकिन शायद जब सनराइज़ होगा और उसके बाद के नज़ारे दिखेंगे तो मे भी हो सकता है कि ये जो क्लाइंब है वो वर्थ लगे। एनीवे, किसी बहुत बड़े माउंटेनियर ने बोला है द बेस्ट व्यूज़ केम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, सो आई थिंक दिस इज़ आवर हार्डेस्ट क्लाइंब। द बेस्ट व्यूज केम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। बस नज़ारों को देखने की इच्छा ही थी जो मुझे ऊपर खींच रही थी, लेकिन इतना चलने के बाद भी रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने वाले होते तो ऐसा लगता कि अभी आखिरी है, लेकिन फिर अचानक से एक और बड़ा पहाड़ सामने आ जाता। मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था और फिर मैंने बर्फ़ उठाकर बोतल में डाल ली और उसी के पिघलने के बाद वही ठंडा पानी पिया। अब चलते चलते हिम्मत भी जवाब दे रही थी और मैं सोच रहा था कि कहीं ये विंटर ट्रैक पे आना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। मन में पहाड़ से नीचे गिरने का भी डर लगने लगा था और अचानक से दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ गई। तेज़ हवा से बचने के लिए मैं एक चट्टान की आड़ में बैठ गया और एक ट्रैकर से पानी मांगकर पिया। समिट अब दूर नहीं था और मैं उसे देख भी पा रहा था। पानी पीने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए और भगवान को याद किया। हर इंसान की तरह मुझे भी भगवान मुसीबत के टाइम पे ही याद आए। अचानक से मुझे पूरे शरीर में ऊर्जा का एहसास होने लगा। मैंने अपने आप से कहा कि अब ये डरने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। तो जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, इसका मतलब है भगवान तेरे साथ है। और बेटा, भगवान जिसके साथ हो ना, उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बस फिर क्या था, बैग उठाया, ट्रैकिंग स्टिक ली और चढ़ने लगा और कसम खाई कि अब केदारकंठा समिट पे पहुँच कर ही रुकूंगा। और जैसा कि अपने आप से वादा किया था, ठीक सुबह 5:45 पर मैं चोटी पर पहुँच गया। चोटी पर पहुंचकर पता नहीं क्यों अचानक से मेरा माथा ज़मीन पे झुक गया। ऐसा तब भी हुआ था जब मैं नागटिब्बा की चोटी पर पहुंचा था। मैंने भगवान को मन ही मन थैंक्स कहा। समिट पर मोबाइल नेटवर्क था तो सबसे पहला कॉल घर पर किया और अपने ठीक ठाक होने की खबर घर वालों को दी। केदारकंठा एक बहुत ही पॉपुलर विंटर ट्रैक है, इस वजह से समिट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं चोटी से थोड़ा नीचे एक पहाड़ी पर आकर बैठ गया और अपने कैमरे को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। कैमरा तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट गोप्रो काम कर रहा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरे गोप्रो और मोबाइल कैमरा की मेहरबानी है। डीएसएलआर ने तो उस दिन धोखा ही दे दिया था। गोप्रो सेट करके मैं बड़े सुकून से बैठ गया और उस पल का इंतज़ार करने लगा जिसके लिए हम पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ठंड बहुत ही भयानक थी। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था कि पहाड़ के किनारे पर खड़े हुए तो अपने साथ उड़ा ले जाएगी।
टेम्परेचर लगभग -15 -16 डिग्री के आसपास रहा होगा। केवल एक ही चीज़ थी जो अब हमें सुकून दे सकती थी, सूरज की गर्मी। और फिर अचानक से जैसे एक चमत्कार हुआ, बादलों को चीरता हुआ सूरज एकदम से बर्फीले पहाड़ों के पीछे से सामने आया। उस पल जो मैंने महसूस किया शायद उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब पहाड़ चढ़ना मुझे वर्थ लगने लगा था और इस बात पे कोई शंका नहीं रह गई थी कि बेस्ट व्यूज केम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। ये बात 16 आने सच है, इसको मैं बार बार बोलूँगा कि द बेस्ट व्यूज केम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। हमारे गाइड ने हमें कुछ चोटियों के नाम बताए जो समिट से बहुत अच्छे से दिख रही थी। इनमें से कुछ को मैं पहचानता भी था, पर अधिकतर के नाम मुझे नहीं पता थे। दूसरी तरफ से यमुना नदी की घाटी भी दिख रही थी, जो अभी भी पूरी तरह कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। सभी लोग फोटोज और सेल्फी खींचने में व्यस्त थे। हों भी क्यों ना, जगह ही इतनी खूबसूरत थी। एक टाइम के बाद आप फोटोज खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन फिर भी आप इस जगह की खूबसूरती को कैमरे में कैद नहीं कर सकते। मैं तो नज़ारों का जी भरकर आनंद ले रहा था। सोचा कि पहले इस खूबसूरती को आंखों और दिल में सेव कर लेते हैं और उसके बाद कैमरे में सेव करेंगे। केदारकंठा समिट पर पत्थरों का एक छोटा सा मंदिर है और कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि हिमालय में हर पीक और माउंटेन पास पर लगे होते हैं। आने वाले ट्रैकर्स ने भी एक के ऊपर एक कई पत्थर रखकर बहुत ही छोटे छोटे पिलर्स जैसे स्ट्रक्चर मंदिर के आसपास बना रखे थे। इनके बनाने का कारण तो मुझे भी नहीं पता, मगर मेरे गाइड ने मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा, तो कुछ पत्थर रखकर मैंने भी एक शानदार डिज़ाइन बना दी। नीचे उतरने से पहले अब टाइम था कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने का। हम सभी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं किसी भी पहाड़ पर चढ़ना ऑप्शनल है, बट उतरना मैंडेटरी है। ऊपर चढ़ने की अपनी दिक्कतें हैं और नीचे उतरने की अलग परेशानियाँ। अधिकतर लोगों से अलग मुझे पहाड़ चढ़ने के मुकाबले उतरना ज़्यादा मुश्किल भरा लगता है, क्योंकि इसमें घुटनों और पैरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बर्फ़ में नीचे उतरते समय स्लाइड करने का भी खतरा होता है। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि केदारकंठा समिट, जो कि 12,500 फीट पर है, वहाँ कोई बर्फ़ नहीं थी, लेकिन पहाड़ का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था। ट्रैकर्स के चलने से मुलायम बर्फ़ में चैनल्स बन गए थे और सभी उन्हीं चैनल से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे थे। स्नो चैनल से स्लाइड करते हुए हम लोग बहुत तेज़ी से ऑल्टीट्यूड लूज़ कर रहे थे और बहुत ही कम टाइम में हम ट्री लाइन तक पहुंच गए। बर्फ़ में चलते हुए अब मैं वो सब नज़ारे देख रहा था जिन्हें रात के अंधेरे में पहाड़ चढ़ते हुए मैंने मिस कर दिया था। पाउडर सी मुलायम सफ़ेद अनछुई बर्फ़ पर चलना भी एक बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। आसमान का नीला बैकग्राउंड, भूरे पीले पेड़, नीचे सफ़ेद बर्फ और ऊपर रुई की तरह उड़ते हुए बादल। क्या नज़ारा था वो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत मेहनत करने का मुझे इनाम दे रही है।
चलते चलते आखिर वह टी स्टॉल आ गया जहाँ रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जहाँ से मैं डर के कारण नीचे लौट जाना चाहता था। अब मुझे लगा कि मैं कितना कुछ मिस कर देता अगर मैं उसी पॉइंट से नीचे चला जाता। वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मोती की चाह हो तो समंदर की गहराई में डुबकी लगानी ही पड़ती है। इसी तरह अगर आप हिमालय की असली खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंजन वाली गाड़ी को छोड़कर 11 नंबर की गाड़ी पकड़नी ही पड़ेगी। नहीं समझे मैं कौन सी 11 नंबर की गाड़ी की बात कर रहा हूँ यार, ये अपने 2 पैर। अपने गाइड के नीचे उतरने के तरीके से भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। जहाँ हम लोग बहुत धीरे धीरे ट्रैकिंग स्टिक की मदद से नीचे उतर रहे थे, वह बहुत तेज़ी से ढलान पर भाग रहा था और जब मौका मिलता तो स्लाइड भी कर लेता था। हम मैदानी लोगों में शायद कॉन्फिडेंस की कमी थी। हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था कि हम बर्फ़ में स्लाइड करते हुए भी अपना बैलेंस नहीं खोएंगे, जबकि उतरने में पहाड़ी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। वे शायद इस तरह के टेरेन को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बेस कैंप के नज़दीक एक गिरा हुआ पेड़ देखकर मैं पुल अप मारने लगा। ऐसा करके मैं अपने गाइड के सामने यह प्रूफ करना चाहता था कि मैं भी उसके जितना ही फिट हूँ, जो कि सच नहीं है। बेस कैंप वापस पहुंचकर हमने सबसे पहले अपना सामान पैक किया और फिर थोड़ा आराम करने के बाद चावल खाकर नीचे जूडा का तालाब की तरफ चल दिए। केदारकंठा सीरीज पार्ट 4 में आज इतना ही। अब जूडा के तालाब से सांकरी और फिर सांकरी से देहरादून पहुंचने की कहानी आखिरी एपिसोड में कंप्लीट करूं।